हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ। आज 23 मई का सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। स्लो विड्रॉल इसका टाइटल है और ये आर्टिकल लिखा हुआ है द हिंदू का 2000 रुपये के बैंक नोट्स के बंद हो जाने पे। तो आरबीआई की इस अनाउंसमेंट में कितना लॉजिक है और ये जो मूव है ये इकॉनमी को कितना फ़ायदा या नुकसान देगी इस आर्टिकल में आप जानेंगे। क्लास में अगर आप नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लें। जिस तलाश में आप यहाँ पहुँचे हो ना इंग्लिश को बेसिक से सीखने की, वो तलाश आपकी इस क्लास पे आके पूरी होती है। 5 मिनट में आप खुद ही देख लेंगे। चलिए अब अपना क्विज़ देख लो आज का। आर्टिकल में बहुत सारी ग्रामर वोकैब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, साथ ही आपको क्विज़ में क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे लगाने हैं, सॉल्यूशंस क्विज़ के, तभी लास्ट में करवाऊँगा। शुरू करते हैं क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, कह रहे हैं जी स्लो विड्रॉल। देखिए स्लो मतलब धीमा और विड्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को विड्रॉ करना, किसी चीज़ को वापस लेना, किसी चीज़ को रोल बैक करना। विड्रॉ वर्ड के लिए एक फ्रेजल वर्ब है जो मैंने अभी बोली, फिर से लिख रहा हूँ, रोल बैक। भाई सरकार ने पहले 3 किसान बिल ले आई है ना, कृषि बिल लगा दिए। फिर जब किसानों ने खूब उनका विरोध किया, ऑपोजिशन किया, तो सरकार ने उनको विड्रॉ कर दिया। तो आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड बैक 3 एग्रीकल्चर लॉज, है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब याद रखें। अब बात कर रहा है जी ऑन द आरबीआई एंड ₹2000 बैंक नोट्स। बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और 2000 रुपये के नोटों की। चलिए अब क्या पूरा झंझट है ये आपको पता लगेगा इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे हैं विदाउट सेटिंग अ डेडलाइन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुड हैव विड्रॉन द नोट्स ग्रेजुअली। कह रहे हैं जी बिना सेट किए, विदाउट का मतलब है बिना, सेट का मतलब आप जानते ही हैं किसी चीज़ को सेट करना। कह रहे हैं जी बिना लगाए एक डेडलाइन को, बिना बनाए एक आखिरी डेट को, ड्यू डेट को। क्या हुआ? हुआ ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो विड्रॉ कर सकता था, कुड हैव विड्रॉन। कुड का मतलब है सकता था, हैव विड्रॉन मतलब पास्ट की बात हो रही है ना। कह रहे हैं जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विड्रॉ कर सकता था इन नोट्स को धीमे धीमे, ग्रेजुअली। तो ऐसी कोई आफत नहीं आन पड़ी थी कि 15 दिन में, 20 दिन में या 2 महीने में ये नोट्स आपको बैंक में जमा कराने हैं। बिना ऐसी डेडलाइन लगाए, बिना ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात किए भी रिजर्व बैंक 2000 के नोट्स को साल या 2 साल में ढंग से बंद कर सकता था, लोगों को परेशानी दिए बिना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका सब्जेक्ट है, कुड हैव विड्रॉन इसकी वर्ब है, डेडलाइन का मतलब आप जानते हैं आखिरी डेट, ड्यू डेट। आपके एग्ज़ाम की भी डेडलाइन होती है ना फॉर्म फिल करने की, भाई इस डेट तक भर दोगे तो भर दोगे, है ना। तो वो डेडलाइन, ड्यू डेट एक ही बात है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको और बहुत ही प्यारा है, नए बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। कॉन्सेप्ट है मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगने का। अब देखो ये सुना तो सभी नहीं है। आप 20 रुपये की किताब लाओगे ना अंग्रेजी ग्रामर की, 50 रुपये की, वहाँ भी ऊपर पहला या दूसरा रूल यही लिखा होगा कि मॉडल के बाद में बेस फॉर्म लगानी है। लेकिन इसमें कई सारी लेयर्स हैं इस रूल के अंदर। पहली लेयर तो ये कि बच्चों को पता ही नहीं है मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इनको देख लोगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा। तकरीबन 12-13 होती हैं। कैन, कुड, ऐसे ही याद रखना है इनको, ठीक है। कैन और कुड, फिर विल और वुड, विल और वुड, इसके साथ में मस्ट, शैल और शुड भी लगा दो, शैल, शुड और मस्ट भी लगा दो, ought टू भी लगा दो। इसके साथ में डेयर और नीड दो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं और हैज़ टू, हैव टू को भी मॉडल मान लेते हैं। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मोटी मोटी मैंने जो लिख दी है ये आपको याद रखनी है। कितनी होगी? 3, 3, 6 और 3, 3 या 2 देख लेना, 8, ठीक है। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनका सबका अपना मीनिंग होता है। इन मॉडल वर्ब्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। अब देखो फटाफट से वर्ब की बेस फॉर्म होती क्या है। देखो प्ले और प्लेज, प्ले और प्लेज दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वे जो बेस फॉर्म है ना वो है प्ले, ये बेस फॉर्म नहीं है। रीड और रीड्स दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रीड जो है ना ये बेस फॉर्म नहीं है, रीड बेस फॉर्म है। तो वर्ब की बेस फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके पीछे एस या ई एस ना आ रहा हो। जैसे गो, गोज, वेंट, गोन, ये दोनों V1, ये दोनों V1, ये V2, ये V3। लेकिन V1 में भी बिना ई एस वाली जो होगी ना, बिना ई एस वाली जो होगी वो बेस फॉर्म होगी, दूसरी वाली बेस फॉर्म नहीं होगी। तो इतनी बात समझ गए। चलो अब इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाता हूँ आगे। कभी कभी मॉडल के बाद में आपको रीड, प्ले, गो नहीं लिखा होगा,
आपको दूसरी एक हेल्पिंग वर्ब को बेस फॉर्म में यूज़ करना होगा मेन वर्ब बना के। जैसे हेल्पिंग वर्ब सीरीज है हैज़ की, हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है डू की, हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है बी की। बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब 8 होती हैं ये, है ना, ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज़, हैव, हैड, आपने सुना ही होगा, डू, डज, डिड, डन। तो ध्यान रखना है इनकी बेस फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद में वही इस्तेमाल में आएगी। जैसे हैज़, हैव, हैड है ना, तो बेस फॉर्म है यहाँ पे हैव। डू फैमिली की बेस फॉर्म है डू, और बी फैमिली की बेस फॉर्म है बी। अब देखो मैजिक, इस जो है फॉर्मूला को लगा के देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। शालिनी शुड हैज़ हेल्प्ड रोहन, शालिनी को मदद करनी चाहिए थी। शुड हैज़ हेल्प्ड, हैज़ हेल्प्ड बता रहा है पास्ट की बात, और शुड का मतलब है चाहिए। तो शालिनी को मदद करनी चाहिए थी रोहन की। शालिनी के हिसाब से आपने हैज़ लगाया है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है भाई? शालिनी के साथ में तो हैज़ ही आएगा ना, शालिनी सिंगुलर है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मॉडल वर्ब्स अपने बाद बेस फॉर्म लेंगी, और हैव फैमिली की बेस फॉर्म हैव है, मतलब मॉडल के बाद में कभी हैज़ और हैड नहीं आएगा। तो यहाँ पे हैज़ की जगह पे आपको हैव लिखना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? शालिनी का कोई संबंध नहीं है इस हैज़ वर्ब से। मॉडल लगने के बाद में अब ये अपने आप ही बेस फॉर्म में बदल जाएगी। हैव फैमिली की बेस फॉर्म होती है हैव, डू फैमिली की बेस फॉर्म होती है डू, और बी फैमिली की बेस फॉर्म होती है बी। वैसे ही द गवर्नमेंट शुड आंसरेबल फॉर इट्स पॉलिसीज, सरकार को आंसरेबल होना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपनी नीतियों के लिए। शुड आपकी मॉडल वर्ब है, आंसरेबल पीछे एबल आ रहा है, इसका मतलब होता है जिम्मेदार, ये एक एडजेक्टिव है। मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आपको दी नहीं हुई। जब भी ऐसा केस बने तो आप बी फैमिली की बेस फॉर्म को मॉडल के बाद में रख दें। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए मुझे वर्ब की बेस फॉर्म रखनी पड़ेगी बी फैमिली में से, और जो होती है बी। द गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर इट्स पॉलिसीज। वैसे वुड ही एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफर, क्या वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? ही के हिसाब से एक्सेप्ट सही है, लेकिन सेंटेंस में मॉडल आ चुकी है। अब मॉडल के हिसाब से वर्ब लगेगी, एक्सेप्ट की जगह पे एस निकाल के आपको एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा। वुड ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। सिंपल कॉन्सेप्ट सीख गए सभी के सभी। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैब आपको मैं दिखाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को क्लास के लास्ट में क्विज में आपसे फिर से पूछा गया है ना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें, और उसी के साथ में आप सभी की पॉपुलर रिक्वेस्ट पे यूपीएससी का और स्टेट सिविल सेवाओं का प्रीलिम्स प्लस मेंस का फुल इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये एक माइग्रेशन कोर्स है, भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। अब इंग्लिश में सिविल सेवा का एग्जाम आप लिखेंगे इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट की तरह। कोर्स अवेलेबल है आपकी अपनी ऐप पे YT योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन से जाके इसको डाउनलोड करें। कोर्स में आपको सी सेट प्रीलिम्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव मेंस के लिए आंसर राइटिंग, साथ में वोकैब, ग्रामर, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपकी समरीज, आपकी लिखावट को पर्सनली चेक करके आपको सिखाया जाएगा। कोर्स की फ़ी है 5499, अभी इसको 4999 पे रखा गया है, फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग पर्सनल मेंटरशिप नहीं चाहते हैं, आप कोर्स का एक्सेस 1999 में ले सकते हैं बिना पर्सनल मेंटरशिप के। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट करें। अगर आप राइटिंग कोर्स में पहले से इनरोल्ड हैं तो आपकी फ़ीस को नए कोर्स में एडजस्ट भी किया जा रहा है। राइटिंग का बेसिक कोर्स, बैंकिंग का कोर्स और SSC कॉम्बो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं। स्लो विड्रॉल जो अपना आर्टिकल है आज का, और 5 वर्ड्स हैं डेट्रीमेंटल से लेकर के रिवर्सल तक। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, कुछ बच्चों के मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। डेट्रीमेंटल इसका मतलब होता है हार्मफुल, जो आपको डिटर करे, जो आपको नुकसान पहुँचाए या किसी काम को करने से रोके। इसको इंजूरियस भी बोलते हैं, नुकसानदेह को, डेलेटेरियस भी बोलते हैं, परनीशियस भी बोलते हैं। अब देखो ये चीज़ें जिसके लिए भी नुकसानदेह होती हैं, आप उस चीज़ को इन वर्ड्स के बाद में टू लगा के बताते हैं। जैसे स्मोकिंग सिगरेट्स इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, नहीं टू योर हेल्थ। अरे बात समझ में? वेस्टिंग टाइम इज़ डेट्रीमेंटल फॉर योर स्टडीज़, नहीं टू योर स्टडीज़। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ डेट्रीमेंटल फॉर योर सेफ्टी, नहीं, या डेलिटेरियस फॉर योर सेफ्टी नहीं, बल्कि इज़ टू योर सेफ्टी। टू लगेगा जिस भी चीज़ के लिए नुकसानदेह आप इनको बताना चाह रहे हैं। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल और डेलिटेरियस टू द ओवरऑल इकॉनमी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हमेशा ही नुकसानदेह होती है, डेट्रीमेंटल होती है, डेलिटेरियस होती है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। अब ये वर्ड आपने शायद पहली बार आज देखा होगा, डेलिटेरियस, है ना, डेलिटेरियस। लेकिन जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं 6 महीने से भी, ये वर्ड को कम से कम 60 बार देख चुके हैं और वो अच्छे से जानते हैं।
तो वोकैब को याद करने का फिर बता देता हूँ मैं, एक ही तरीका है, रीडिंग के अंदर वोकैब रोज आए और आप वर्ड्स को बार बार पढ़ें और आइडेंटिफाई करें। नहीं तो डिक्शनरी रखी हुई है, उसमें 2.5-3 लाख वर्ड्स है, रट्टा मार लो, आप नहीं मार पाओगे, रट के कभी भी वोकैब याद नहीं होती। रीडिंग करो, जितनी हो सके रीडिंग करो। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जग जाहिर, एपरेंट या साफ तौर पे दिखाई देने वाला, जिसमें कुछ छुपा छुपाने की बात नहीं है, एकदम जो है ना क्लियर है। मैन मेड पोल्यूशन इज द ऑस्टेंसिबल रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। आदमी के द्वारा होने वाला जो पोल्यूशन है वो जग जाहिर कारण है, ऑस्टेंसिबल रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, क्लाइमेट चेंज के पीछे। जग जाहिर को या क्लियर को एविडेंट या सीमिंग भी बोलते हैं। आज इस वर्ड को एडवर्ब फॉर्म में आप यूज़ करता हुआ देखेंगे, एडवर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में, ऑस्टेंसिबली, जग जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिबली। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का, एक्सपीडाइट। इस वर्ड की पुरानी स्पेलिंग थी, उसमें एक्सपीडिएट लिखा जाता था, जिसमें ए एक्स्ट्रा आता था। अब ये स्पेलिंग भी सही है और ये पहले वाली जो नई वाली स्पेलिंग है ये भी ठीक है, दोनों वर्ड्स एक ही हैं, ये पुराना ये नया स्पेलिंग। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, उसकी रफ्तार को बढ़ाना, लेकिन एफिशिएंसी के साथ में, जल्दबाजी नहीं करना, उल्टा सुल्टा काम नहीं करना, एकदम अच्छे सदे हुए हाथों से लेकिन तेज़ रफ्तार में करना। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडाइट या एक्सपीडिएट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की, ताकि हम एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट कर सकें, स्पीडअप कर सकें, क्विक कर सकें हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वायरस के सामने। अब ये क्विकन, हेसन, एक्सेलरेट, रश थ्रू सभी इसके सिनोनिम्स हैं। रश थ्रू नेगेटिव तरीके से यूज़ होता है। एक्सपीडाइट में आप चीज़ों को एफिशिएंटली सदे हाथों से तेज़ करते हो, गलत काम नहीं करते हो, लेकिन रश थ्रू में आप जल्दबाजी करके किसी काम को तेज़ करते हो जिसमें गलती की संभावना रहती है। जब भी रश थ्रू करेंगे तो समझ जाना, कुछ समझ गए ना, वो वाला काम हो रहा है, आधा किया और आधा छोड़ दिया। चलिए ये वर्ड एक्सपीडाइट या एक्सपीडिएट आप देखेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में, एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब जल्दबाजी भरा। चलिए अगला वर्ड अपना प्रिक्लूड, अच्छे से समझाया हुआ है वर्ड आपको। प्री प्लस में एक्सक्लूड से, एक्सक्लूड का मतलब है बाहर कर देना, प्री का मतलब है पहले से ही, किसी चीज़ को पिक्चर से ही बाहर कर देना। आ रही बात समझ में, उसकी ज़रूरत या गुंजाइश ही खत्म कर देना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिक्लूड करना। प्री प्लस में एक्सक्लूड करना, भाई इंक्लूड होने से पहले ही कोई चीज़ एक्सक्लूड हो जाए तो क्या मतलब है इसका, पिक्चर से बाहर है ना, तो ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। एनी डाइट प्लान शुड प्रिक्लूड फास्ट फूड। कोई भी डाइट प्लान जो है उसको पिक्चर से बाहर ही रखना चाहिए, प्रिक्लूड ही कर देना चाहिए फास्ट फूड को। चलिए अब देखो, ये पिक्चर से बाहर करने के लिए आप रूल आउट, फॉरबिड या ऑब्विएट नाम का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ऑब्विएट का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत को ही ख़त्म कर देना, उसको इतना ऑब्वियस बना देना कि उस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्विएट वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड आज का, रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है यू टर्न। समझते हो ना, नॉर्थ में जा रहे थे, अचानक से साउथ में आ गए। पहले किसी से लड़ लिया लेकिन जब काम पड़ा तो उसको दोस्त बनाना पड़ गया। तो ये जब आप उल्टे सुल्टे काम करते हो ना, अंग्रेजी में इसको यू टर्न मारना या रिवर्सल करना कहते हैं। द गवर्नमेंट्स रिवर्सल ऑन द प्रॉमिस ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंगर्ड फार्मर्स। सरकार का जो यू टर्न था उस वादे पे जो है खेती में सब्सिडीज़ का, उस यू टर्न ने एंगर कर दिया, गुस्सा दिला दिया फार्मर्स को। फार्मर्स को लगा कि भाई पहले तो सरकार कह रही थी सब्सिडी देगी, अब रिवर्सल मार रही है, यू टर्न मार के कह रही है नहीं देगी। अब देखो रिवर्सल को फ्लिप फ्लॉप, टर्न अराउंड, बैक पैडलिंग या बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। इसको एक वोल्ट फेस नाम के वर्ड से ही बताया जाता है। वोल्ट फेस का मतलब ही यही है, एकदम बैंगन की तरह, थाली के बैंगन की तरह पलट जाना, है ना। वोल्ट फेस वो आदमी है जो एकदम से रातों रात क्या मतलब एक मोमेंट में बदल जाता है किसी बात पे, वोल्ट फेस। तो ये वर्ड आप याद रखें। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब जब क्लास लोगे तो ये वर्ड्स आएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए 2015 में हुई थी नोटबंदी, आज से 7.5 साल पहले, जब 1000 और 500 के नोट्स को बंद किया गया था रातों रात। अब वैसा ही लिमिटेड स्केल पे नोटबंदी हुई है 2000 के नोटों के साथ आरबीआई की रिसेंट अनाउंसमेंट में। पहले वाली जो नोटबंदी थी उसके लिए बताया गया था कि काले धन के ऊपर रोक लगाने के लिए, ब्लैक मनी को सीज करने के लिए करवाई गई है, लेकिन इससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया था, लोग लाइन में लगे हुए थे नोटों को चेंज करवाने। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि कुछ ऐसा ही इस बार भी होने जा रहा है, और आरबीआई कह रहा है कि इसने 2000 के नोटों को बंद नहीं किया है, लेकिन बाजार में आपका 2000 का नोट कोई लेने को तैयार नहीं है। आम आदमी जिसके पास एक भी नोट है ना, वो परेशान है इस नोट को लेकर के। अगर आपको इस नोट को वापस ही लेना था तो आप 2-3 साल रुक जाते,
जब ये नोट छपना बंद हो गया तो अपने आप ही आरबीआई के पास आ भी जाना चाहिए था। आरबीआई की पॉलिसी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती है। इस आर्टिकल में आपको एनालाइज करके बताया गया है। एनालाइजिंग टोन है, आरबीआई को एनालाइज कर रहा है और कुछ हद तक क्रिटिसाइज कर रहा है आरबीआई की पॉलिसी को। ये शुरू कर लें आर्टिकल को। कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज May 19 announcement that rupee 2000 banknotes would be withdrawn from circulation coming just over 7.5 years। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मई 19 की अनाउंसमेंट है, कौन सी अनाउंसमेंट है? दैट वो ये कि 2000 के जो बैंक नोट हैं वुड बी विड्रॉन, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा फ्यूचर में, उनको वापस ले लिया जाएगा आने वाले वक्त में। और कहाँ से? सर्कुलेशन से, यानी डिस्ट्रीब्यूशन से। सर्कुलेशन क्या होता है? आपके पास नोट आया, आपने मुझे दे दिया, मैंने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार फिर आपके पास ले आया, तो ये कहलाता है सर्कुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है आरबीआई की जो अनाउंसमेंट है ना कि 2000 का नोट वापस निकाल लिया जाएगा सर्कुलेशन में से, आपकी जेब में से, और कह रहा है ये वही अनाउंसमेंट है जो कम कर रही है महज 7.5 साल बाद, कमिंग जस्ट ओवर 7.5 years। और कब से गिन रहा है 7.5 साल? अब देखो सिंस लगा के बताएगा। सिंस द इकोनॉमिकली डेलेटेरियस डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट्स। कह रहा है ये 7.5 साल हुए हैं तब से, जब से इकोनॉमिकली डेलेटेरियस डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब से आर्थिक तौर पे नुकसानदेह नोटबंदी हुई थी 500,000 रुपये के नोटों की। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना इस तरह की, जो 7 साल में फिर से नया झटका बन के आई है। कह रहा है ये अनाउंसमेंट हैज़ ट्रिगर्ड अ सेंस ऑफ डेजा वू। इसने ट्रिगर कर दिया है, उकसा दिया है एक सेंस को, एक इमोशन को, एक भावना को, डेजा वू की। अब ये डेजा वू क्या होता है? कभी कभी आपको फील होता है किसी जगह पे, किसी मोमेंट पे कि यार इसी जगह पे, इस मोमेंट पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और आपको याद नहीं आ रहा आप कब आए हैं। ये जो फीलिंग होती है ना, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डेजा वू। कई बार आपको कोई आदमी कोई बात बता रहा होता है, आपको फीलिंग आ रही होती है यही बात ये आदमी मुझे पहले भी बता चुका है और शायद आपने उसने बताई नहीं है आपको। इसी फीलिंग को डेजा वू बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है ना अनाउंसमेंट, ये भी डेजा वू जैसा ही दे रही है हमें। वही वाली फीलिंग आ रही है जब मोदी जी रात को आके कह रहे थे 8 बजे कि आज से 500,000 का नोट बंद। समझ में आ गया सेंटेंस? मीनिंग निकाल लो पहले। अनाउंसमेंट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ ट्रिगर्ड इसकी वर्ब है, बैंक नोट्स की वर्ब है वुड बी विड्रॉल। सर्कुलेशन आप देख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। डेलेटीरियस क्या होता है? ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो, जो इंजूरियस हो, हार्मफुल हो, परनिशियस हो। याद है ना वर्ड? डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा फ्लो बनाओ, फिर इस सेंटेंस पे वापस आऊँगा, वो कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। कह रहे वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's decision in November 2016 to abruptly and completely rescind the legal tender status of the then available high value currency notes was ostensibly aimed at combating black money and terror financing. The RBI has asserted that the latest move is in pursuance of clean note policy। लंबा सेंटेंस है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो यहीं तक बढ़े हैं अपने, और भी लंबा आ गए, छोटे छोटे पीस कर दो। कह रहे जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन था नवंबर 2016 में अचानक से बंद कर देने का, एब्रप्टली और कंप्लीटली बंद कर देने का, रिसेंड करना यानी किसी चीज़ को कैंसिल करना, विड्रॉ करना। कह रहे मोदी जी का जो फैसला था ना नवंबर 2016 में, आज से 5-7 साल पहले, अचानक से यानी एब्रप्टली और पूरे तरीके से बंद कर देने का लीगल टेंडर स्टेटस को। लीगल टेंडर स्टेटस मतलब कानूनी तौर पे नोट होने का स्टेटस, कानूनी तौर पे रुपया होने का स्टेटस। कह रहे ये जो स्टेटस बंद करने का जो है डिसीजन था, और ये स्टेटस किसका था? ऑफ द देन अवेलेबल हाई वैल्यू करेंसी नोट्स, उन हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का जो उस वक्त अवेलेबल हुआ करते थे 500 और 1000 रुपये के। कह रहे जहाँ ये डिसीजन जो है ना, ये जग जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिवली एम्ड एट था, इसका टारगेट था। और क्या था? कॉम्बैट करना, लड़ाई करना ब्लैक मनी से, काले धन से, और टेरर फाइनेंसिंग से यानी कि दहशतगर्दी के पैसे से। कह रहे जहाँ तो पिछले वाली का मीनिंग था ये, टारगेट था ये, वहीं इस बारी का क्या मीनिंग है भाई, क्या टारगेट है? कौन लगा के बता रहा है? कह रहा है आरबीआई ने इस बार असर्ट किया है, आरबीआई ने जोर देके एम्फसाइज किया है। कहाँ है ऐसा? दैट वो ये कि जो लेटेस्ट मूव आया है, नई जो हरकत आई है, वो इन परसुएंस ऑफ है, वो अकॉर्डिंग टू है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से है। और किसकी? आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। तो आरबीआई ने इस बार क्या बोला है? बोले हमें कोई ब्लैक मनी से कोई मतलब नहीं ज़्यादा,
वो पिछली बार किया था मोदी जी ने ब्लैक मनी वाला। हम तो ये 2000 का जो नोट बंद कर रहे हैं ना, ये तो हमारी एक इंटरनल पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी, हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। और क्या कहा आरबीआई ने, कह रहे डज नॉट ऑल्टर द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द विड्रॉन नोट्स। कह रहा है आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये जो मूव है ये ऑल्टर नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा कानूनी टेंडर होने का उस स्टेटस के जो है विड्रॉ किए गए नोट्स का, 2000 के नोट्स का। समझे? इस सेंटेंस के दो पार्ट है, दोनों को मैंने अलग अलग आपको समझा दिया। मोदी जी का टारगेट था ब्लैक मनी को ख़त्म करना 2016 में 500 और 1000 के नोट्स को बंद करके, लेकिन आरबीआई का टारगेट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई कह रहा है हमारी तो एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से बंद कर रहे हैं, और इन नोट्स को हम पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगे, ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। डिसीजन मोदी जी की वर्ब है वॉज, है ना। ऑस्टेंसिवली मतलब सीमिंगली, अपरेंटली, एविडेंटली, जग जाहिर तौर पे, बताया था ना वर्ड आपको। रेसेंड करना यानी किसी चीज़ को विड्रॉ करना, टेक बैक करना, रोल बैक करना, किसी चीज़ को वापस लेना, है ना। आरबीआई की वर्ब है हैज़ असर्टेड, सरकारी एजेंसी अपने आगे द लेगी, द आरबीआई आपको लिखना ही चाहिए। मूव की वर्ब है इज, व्हेन समथिंग इज इन परसुएंस ऑफ समथिंग एल्स, तो वो चीज़ दूसरी चीज़ के हिसाब से होती है, अकॉर्डेंस विद होती है, उस दूसरी चीज़ की कंसिडरेशन से बनाई जाती है ना। मूव की एक और वर्ब है, मूव की दूसरी वर्ब है डज नॉट ऑल्टर। मूव इज इन परसुएंस ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी एंड मूव डज नॉट ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव लाना। लीगल टेंडर स्टेटस का मतलब मैंने आपको बता दिया, अगर कोई नोट चलन से बाहर हो जाएगा तो उसका लीगल टेंडर स्टेटस खत्म हो जाएगा। हर वो नोट लीगल टेंडर स्टेटस रखता है जो बाजार में सरकार के हिसाब से चल रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। मुश्किल लग रहा हो तो घबराना नहीं है, मुश्किल चीज़ों को सीख करके ही उनको आसान बनाया जाता है। कह रहे द सेंट्रल बैंक हैज़ हाउएवर सेट अ September 30 डेडलाइन फॉर द एक्सचेंज और डिपॉजिट ऑफ विड्रॉन करेंसी, thereby triggering difficulties for the common individual to continue to use the note। कह रहे लेकिन आरबीआई ने एक और अजीब सी बात करी है। पहले तो कह रहे हम इसको बंद नहीं करेंगे, फिर दूसरी सांस में क्या बोला आरबीआई ने हालांकि सेट कर दिया सितंबर 30 की एक डेडलाइन, एक आखिरी डेट एक्सचेंज करने के लिए या जमा कराने के लिए इस विड्रॉ की गई करेंसी को, 2000 के नोट को। और कह रहा है इस प्रकार से देर बाई, इस प्रकार से ट्रिगर करते हुए, उकसाते हुए, कोज करते हुए परेशानियों को, डिफ़िकल्टीज़ को आम आदमी के लिए, कॉमन इंडिविजुअल के लिए। और किस तरह की परेशानियाँ? परेशानी है जारी रखने की इस नोट को यूज़ करना, टू कंटिन्यू टू यूज़ द नोट। अब ये नोट लेके आप बाज़ार में चले जाओ, आपका पेट्रोल नहीं भरेगा कोई। मतलब एक जनरल सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, शायद कोई भर भी दे, लेकिन जनरली आपको पेट्रोल पंप वाले जो हैं, कल मैं खुद गया था, मना कर दिया उसने, तो पेट्रोल पंप वाले आपका 2000 का नोट लेने से मना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, है ना। ये नोट जो है वो बंद हुए जैसा ही समझो आप। बैंक की वर्ब है हैज़ सेट, ट्रिगर करना यानी कि उकसाना, किसी चीज़ को कोज या इंसाइट करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी रिपोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री स्पीक ऑफ customers including wage earners in sectors such as construction struggling to pay for the purchase of medicines, petrol and other day-to-day essentials। कह रहा है जी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं पूरे कंट्री से, भारत से, और ये रिपोर्ट्स स्पीक ऑफ करती हैं। देखिए स्पीक का मतलब है बोलना, और स्पीक ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बोलना है, किसी चीज़ को मेंशन करना, उसका जिक्र करना। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये स्पीक ऑफ करती हैं, जिक्र करती हैं कंज्यूमर्स के, जिनमें शामिल है दिहाड़ी मजदूर, वेज अर्नर्स। वेज अर्नर्स कौन होता है? जो रोज़ काम करता है और कमाता है कुछ, है ना, दिहाड़ी करने वाला। कह रहा है जिसमें शामिल है रोज़ काम करने वाले वेज अर्नर्स, और कौन से सेक्टर में? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, समझ गए ना, बिल्डिंग बनाना तोड़ना। कह रहा है ये बात करती है रिपोर्ट ऐसे कंज्यूमर्स के जिसमें दिहाड़ी वेज अर्नर्स भी शामिल हैं, उनके स्ट्रगल करने की, जूझने की, कि वो पे फॉर करें परचेज ऑफ मेडिसिन को, मेडिसिन की खरीदी को, पेट्रोल की खरीदी को, या फिर दूसरे डे टू डे इसेंशियल्स को। तो ये छोटा मोटा आदमी कोई भी हो, आप देखोगे 2000 का नोट लेके कुछ खरीद नहीं पा रहा। ऐसी रिपोर्ट्स हमें भारत से हर जगह मिल रही हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है भाई? कह रहा है जी डिस्पाइट द नोट्स कंटिन्यूइंग टू रिमेन लीगल टेंडर, बावजूद इन नोट्स के जारी रहने के, कंटिन्यू करने के, कि ये बने रहेंगे एक सरकारी नोट लीगल टेंडर। तो आरबीआई के हिसाब से लीगल टेंडर है, बाकी ये नोट जो है ना किराने की दुकान वाला लेगा, ना आपसे डीमार्ट वाला लेगा, ना आपसे पेट्रोल पंप वाला लेगा। समझ गए सेंटेंस ना, भावना समझ गए ना इसकी। रिपोर्ट्स की वर्ब है स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ करना, किसी चीज़ का जिक्र करना। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इंस्पाइट ऑफ या नॉट विदस्टैंडिंग भी बोलते हैं। लेकिन याद क्या रखना है?
डिस्पाइट के बाद में सर ऑफ नहीं लगेगा, इंस्पाइट के बाद लग गया ना ऑफ, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, बावजूद, बावजूद। और क्या कह रहा है, कह रहा है जी गिवन दैट द आरबीआई हैज एक्नॉलेज्ड दैट द प्रिंटिंग ऑफ न्यू 2000 रुपी नोट्स was stopped in 2018-19, the sudden decision to withdraw the notes in circulation has raised questions। कह रहा है जी देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखते हुए। कह रहा है जी कंसीडर दैट या गिवन दैट कि आरबीआई ने मान लिया इस बात को, और किस बात को एक्नॉलेज कर लिया, दैट वो ये कि जो छपाई है इन 2000 के नए नोटों की, ये रोक दी गई थी आज से 4 साल पहले 18-19 के साल में। कह रहा है बावजूद इस बात के या मानते हुए इस बात को कि आरबीआई ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, इसको कंसीडर करते हुए, कह रहा है अचानक से जो डिसीजन आया ना इन नोट्स को विड्रॉ करने का बाजार की नकदी से, सर्कुलेशन से, इसने खड़ा कर दिया है सवालों को। इट हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस रैशनल, अबाउट दिस लॉजिक, इसने खड़ा कर दिया सवालों को इस लॉजिक के बारे में। आ रही बात समझ में भाई, जब आपने 4 साल पहले छापना बंद कर दिया था तो और 3 साल रुक जाते, आपके पास तो नोट आना ही था। फटा हुआ नोट कौन जेब में रखेगा, हर आदमी आपको देके जाएगा। तो आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं, खड़े होते हैं कि 4 साल पुराने नोट को अब 2023 में क्यों बंद करना चाहते हो आप। आरबीआई की वर्ब है हैज़ एक्नॉलेज्ड, प्रिंटिंग की वर्ब है हैज़ स्टॉप्ड, डिसीजन की वर्ब है हैज़ रेज्ड। रैशनल इसका मतलब होता है लॉजिक, कुछ वो बच्चे इसको रैशनाले बोलते हैं, रैशनाले नहीं है, रैशनल है। और अगर इसके पीछे का ई निकाल दें तो भी ये रैशनल ही कहलाता है, लेकिन तब होता है लॉजिकल यानी कि तार्किक। अगर ई निकाल दो तो ये एडजेक्टिव है, तर्क से भरा हुआ, तार्किक या लॉजिकल। अगर ई को रख दो तो ये नाउन है, तर्क या लॉजिक, है ना, तर्क या लॉजिक। अब देखो नाउन और एडजेक्टिव की अपनी अपनी जगह होती है सेंटेंस में, अगर थोड़ा बहुत भी आप बेसिक जानते हैं तो इस चीज़ को समझते होंगे। और ये दोनों वर्ड्स अब आपको इस सेंटेंस में यूज़ करने हैं अपनी अपनी जगह के हिसाब से। हो सकता है यहाँ पे रैशनल आ जाए बिना ई के, हो सकता है यहाँ पे रैशनल आ जाए ई के साथ में। देख लो कहाँ पे किसको यूज़ करना है और इस सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालो। दोनों ब्लैंक डाल देना भाई, पहले ब्लैंक में ये और दूसरे ब्लैंक में ये, अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे कमेंट्स में, मैं ज़रूर से चेक करता हूँ और फीडबैक भी देता हूँ, कुछ सही या गलत मुझे दिखता है तो। बढ़े आगे, कह रहा है जी आरबीआई स्टेटेड दैट अबाउट 89% ऑफ रुपी 2000 नोट्स वर इश्यूड बिटवीन 2016 नवंबर एंड 2017 मार्च टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकॉनमी इन एन एक्सपीडिशियस मैनर। इतना ही पढ़ लें। कह रहा आरबीआई ने यह भी कह दिया कि लगभग 89% 2000 रुपये के नोट्स इशू किए गए थे इन दोनों महीनों के बीच में, नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच में, 4-5 महीनों में, है ना। कह रहा क्यों किए गए थे भाई ये खड़े पाँव, ताकि मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके करेंसी की रिक्वायरमेंट को, नोटों की ज़रूरत को एक ऐसी इकॉनमी में, ऑफ द इकॉनमी में। और कैसे, इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, एक तेज़ी वाले तरीके में, एक्सपेडिशियस स्विफ्ट या क्विक मैनर में। एक्सपीडाइट से एक्सपीडिशियस बनाया था, एक्सपीडिशियस मतलब तेज़ी वाला, है ना, फुर्ती वाला। तो आरबीआई ने ये बोला कि भैया हमने तो 89% नोट तो 4 ही महीने में छाप दिए थे, तेज़ छापे थे ताकि करेंसी में नोटों की कमी ना हो। और ये कब हुआ था, ये हुआ था फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन के फॉलोइंग यानी कि उसके बाद। कह रहा एंड दैट सिंस द लोअर डिनोमिनेशन हैड बिकम एडिक्वेटली अवेलेबल ऑब्विएटिंग द नीड फॉर द 2000 रुपी नोट्स। आरबीआई ने ये भी बोला, आरबीआई ने ये भी स्टेट किया भाई, पहली बात तो ये स्टेट की इन्होंने कि हमने छापे थे और 4 महीने में छापे थे और फटाफट छापे थे, दैट दिस थिंग हैपेंड। और दूसरी चीज़ कौन सी बोली, आरबीआई स्टेटेड दैट, अब देखो एंड के बाद फिर दैट लगा के बता रहा है कि जब से, कह रहा है सिंस, जब से या क्योंकि जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट हैं, डिनोमिनेशन मतलब 10 रुपये का नोट एक डिनोमिनेशन है, 100 रुपये का नोट जो है दूसरी डिनोमिनेशन है, 50 का तीसरी है ना, ये सब डिनोमिनेशन है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं। कह रहा है क्योंकि छोटी क्वांटिटी के या छोटी मात्रा के नोट जो हैं अब हो चुके थे पर्याप्त रूप से अवेलेबल, और वेट करते हुए नीड को, ज़रूरत को ख़त्म करते हुए ज़रूरत को 2000 रुपये के नोटों की। आगे बात समझ में, ये कहना चाह रहा आरबीआई। चलिए, 2 चीज़ों को जोड़ा गया है आरबीआई की 2 स्टेटमेंट्स को, दोनों स्टेटमेंट जुड़ी हुई हैं एंड कंजंक्शन से। पहली स्टेटमेंट है डैट के बाद ये वाली, दूसरी स्टेटमेंट है दैट के बाद में ये वाली। आरबीआई की वर्ब है स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना। 89% की वर्ब है वर इशूड। परसेंटेज के बाद में जब भी वर्ब लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल लगेगी, ये चीज़ परसेंटेज का साइन डिसाइड नहीं करता है,
यहाँ 89 की जगह 890 भी लिखा होता तो भी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि वर्ब कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। और कौन सी चीज़ डिसाइड करती है? परसेंटेज के साइन के बाद में ऑफ के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है। यहाँ पे 2000 रुपये के नोट्स यानी प्लूरल नाउन लगा है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। जानते हो ना इस कॉन्सेप्ट को? परसेंटेज का इस वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है, साइन का, इस नोट्स का इस वर्ब का आपस में कनेक्शन बैठा हुआ है। एक्सपीडिशियस मतलब तेज़ी से होने वाला। डिनोमिनेशन की वर्ब है हैड बिकम। डिनोमिनेशन मतलब छोटी छोटी क्वांटिटियाँ, 5, 10, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 500 तो बंद हो गया ना। चलो, ऑब्विएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की नीड को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को समझते हैं ना, प्रिक्लूड कर देना। पहले भी वर्ड करवाया था आपको, प्रिक्लूड करना, किसी चीज़ को बिल्कुल जो उसकी ज़रूरत ख़त्म कर देना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है देखें। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको करवा दें ग्रामर का, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ आ जाएगा अगर आप इसको फोकस से समझोगे। कॉन्सेप्ट नंबर ये है कि यूनिट और 10 का डिजिट, इकाई और दहाई का डिजिट अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, किसी फिगर में आ जाए, तो उससे पहले एंड ज़रूर लगेगा, रूल नंबर 1। और दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, एक है, सवा है, डेढ़ है, एक से ज़्यादा होते ही चाहे 1.0001 ही हो जाए, वो चीज़ हमेशा प्लूरल होगी, अपनी वर्ब प्लूरल रखेगी, नाउन को भी प्लूरल बना देगी। ठीक है, दोनों रूल्स हैं ये। अब इनको अपने क्वेश्चन लगा के देखते हैं इनके ऊपर। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ रीच्ड ₹60,320 पर तोला। सोने का दाम पहुंच गया है 60,320 रुपये पर तोला पे। ये ऐसे लिख दिया मैंने, कोई ऐसे मत कहना सर 65,000 है, मेरे को नहीं पता क्या दाम है, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ ना, 60,000 हो चुका है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 60,320 जो मैंने लिखा है, 60,320 मैंने जो लिखा है, तो यहाँ पे दहाई का अंक आ रहा है, तो दहाई के अंक से पहले मुझे लास्ट में दहाई का अंक आ रहा है ना 20, तो ये जो डेसिमल वाला टेंस का जो डिजिट आ रहा है, इससे पहले मुझे एंड लगाना था या नहीं लगाना था? बिल्कुल लगाना था। फॉर्मूला तो यही कहता है, या तो यूनिट आएगा या टेंस का डिजिट आएगा, दोनों से पहले एंड लगता है। इस केस में दहाई का डिजिट सबसे लास्ट में है, 20 लिखा हुआ है, 60,320 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए 60,320। समझ गए इस फॉर्मूला को? चलो अब ये देखो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के देखो यहाँ। इट टुक अस 1.25 आवर या आवर्स टू फिनिश द रेस। हमें रेस को फिनिश करने में 1/4 घंटा लगा, 1.25। अब मुझे बताओ सवा जो है या 1/4 जो है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 से कोई चीज़ हवा भर भी ऊपर हो जाए वो प्लूरल होती है। तो सवा जो है ना, अब ये आर नहीं लिख सकते, आपको आर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आर गलत है। इट टुक अस 1.25 आवर्स टू फिनिश द रेस। समझ में आ गया फॉर्मूला? इसीलिए देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 7.5 ईयर्स। अब तो 7.5 है, अब तो अपने आप ही ईयर्स आना था, लेकिन 1.5 भी होता तो भी मुझे ईयर्स लिखना पड़ता। सेकेंड सेंटेंस को खुद सब लोग ट्राई देंगे। वी नीड 305 वॉलंटियर्स फॉर द टास्क। हमें ज़रूरत है 305 वॉलंटियर्स की इस टास्क के लिए। सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालो। फॉर्मूला नंबर 1 आपको अच्छे से आ चुका है। चलो आज के क्विज में आएंगे दोनों कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखो ग्रामर के मज़ा तो खूब आता है साथ में पढ़ने में, लेकिन उसी को पढ़ने में मज़ा आता है जो बच्चा इंटरेस्ट ले। इससे क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा ग्रामर रूल्स ना करवाऊँ। The central bank has also contended that the notes sought to be withdrawn were at the end of their estimated lifespan of 4 to 5 years। कह रहे आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसने ये भी कंटेंट किया है। कंटेंट करने का मतलब है एम्फसाइज करना, असर्ट करना, स्टेट करना, किसी चीज़ पे जोर देके दावा ठोकना। आरबीआई ने ये भी जोर देके दावा ठोका है, कंटेंट किया है कि जो नोट्स हैं, जो सोट हैं, कोशिश किए गए हैं विड्रॉ करने की। सोट करना मतलब किसी चीज़ को ट्राई देना। कह रहा है जिसकी कोशिश की जा रही है ख़त्म करने की, ये नोट्स जो हैं एंड में है, बिल्कुल लास्ट में है अपने एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन के, अपनी ज़िंदगी के, और जो होती है 4 से 5 साल। तो आरबीआई इस बात को भी कह रहा है। अच्छा और क्या कह रहा है आरबीआई? एंड दैट द वैल्यू ऑफ दीज बिल्स इन सर्कुलेशन हैड डिक्लाइन टू 3.62 लाख करोड़ और 10.8% ऑफ टोटल वैल्यू इन सर्कुलेशन एज ऑफ मार्च 31। और दूसरा ये कह रहा है आरबीआई दैट की जो कीमत है इन बिल्स की, इन नोटों की, हमारी नकदी में जो है सर्कुलेशन में, ये डिक्लाइन कर गई है 3.62 लाख करोड़ पे, जो सिर्फ 10.8% है सारे नोटों की वैल्यू का जो सर्कुलेशन में रहते हैं। और ये है एज ऑफ मार्च 31, इसी साल की 31 मार्च के हिसाब से। तो आरबीआई ने इन दोनों चीज़ों पे दावा ठोक के बोला कि ये दोनों चीज़ें हमारे हिसाब से सही हैं। आरबीआई की वर्ब है या सेंट्रल बैंक की वर्ब है हैज़ कंटेंटेड।
कंटेंटेड दो चीज़ों को किया गया है। तो पहली चीज़ भी दैट के बाद में लिखी गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर एंड लगा के और फिर दैट लगा के दूसरा वाला कंटेंशन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। स्ट्रक्चर को समझो, सेंटेंस की मीनिंग तभी निकलेगा, है ना। स्ट्रक्चर को साथ लेके चलो। अब ये मोटी मोटी स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ रही है। दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों स्टेटमेंट आरबीआई ने दी है। नोट्स की वर्ब है वर पहली स्टेटमेंट में, वैल्यू की वर्ब है हैड डिक्लाइन दूसरी स्टेटमेंट में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अ लुक एट प्रीवियस विड्रॉल्स ऑफ बिल्स बाय द आरबीआई शोज फॉर इंस्टेंस दैट स्टार्टिंग इन अप्रैल 2014 all bank notes issued prior to 2005 or almost a decade earlier were gradually withdrawn। कह रहे जी एक लुक जो लेंगे, अगर आप एक नज़र जो मारेंगे, इससे पहले जो विड्रॉल्स हुए हैं इसी प्रकार के, और किसके, सरकारी नोटों के, और किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कह रहे अगर एक लुक मारेंगे ना तो वो ये दिखाएगी, वो शो करती है एग्जाम्पल के लिए कि ये चीज़ दैट कि शुरू होते हुए अप्रैल 2014 में जो सारे के सारे बैंक नोट थे जो इशू किए गए थे 2005 में या 2005 से पहले, जो कि लगभग 10 साल से भी ज़्यादा है, अप्रैल 2014 में, जो 5 से पहले हुआ तो अप्रैल 14 में 10 साल हो गया ना लगभग। कह रहा है अप्रैल की शुरुआत से ये सारे नोट्स जो 10 साल पहले इशू हुए थे 2005 से पहले, उनको भी धीमे धीमे विड्रॉ किया गया था, उनको भी वापस खींचा गया था। तो आरबीआई ये काम पहली बार नहीं कर रहा है, ये पहले भी कर चुका है। आप 2014 में, उस समय न्यूज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन तब भी आरबीआई ने 10 साल पुराने नोटों को वापस खींचा था। अच्छा, ये कैसे खींचा था? कह रहे जी इवन एज दे कंटिन्यूड टू एंजॉय लीगल टेंडर स्टेटस। कह रहे यहाँ तक कि जब वो कंटिन्यू कर रहे थे एंजॉय करना लीगल टेंडर के स्टेटस का, सरकारी नोट होने के स्टेटस का, तो आरबीआई उन नोटों को धीरे धीरे करके खींच रहा था बाजार से, आपको बिना बताए, चोरी छुपे। और वो नोट आपके हाथ में होता था, वो लेने से मना भी नहीं करता था, क्योंकि कोई न्यूज़ आरबीआई ने उस समय नहीं छापी। समझ पा रहे हो ना? तो इस बार भी कर लेता है यही काम, 2000 का नोट भी धीरे धीरे करके बाजार से खींच लेता। अचानक से बंद करने से लोगों को जो है ना अचानक से पैनिक हो गया है और वो नोट को एक्सेप्ट करना नहीं कर रहे आजकल। लुक की वर्ब है शोज, बैंक नोट्स की वर्ब है, बैंक नोट्स की वर्ब है वर विड्रॉन, दे की वर्ब है कंटिन्यूड, दे आया है बैंक नोट्स के लिए। कह रहे जी इवन टुडे लोअर वैल्यू बिल्स इशूड एट लीस्ट फार बैक एज फार बैक एज 2013 and which are used far more frequently in everyday transactions continue to remain in circulation। कह रहा है आज का भी देख लो, छोटी वैल्यू के जो बिल्स हैं, 50, 20 और 5, 10 रुपए के जो नोट हैं जो इश्यू किए गए थे कम से कम एज फार एज बैक एज 2013, यानी कि 2013 के वक्त तक इशू किए गए थे, आज से 10 साल तक। कह रहा है और जो कि इस्तेमाल होते हैं बहुत धड़ल्ले से फ्रीक्वेंटली हमारे रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन में। कह रहा है आज भी 10 साल पुराने नोट कंटिन्यू हैं, जारी हैं, बने रहना हमारे सर्कुलेशन में, हमारी नकदी की बाजार में। और कैसे? रेजिंग डाउट्स अबाउट द आरबीआई डिसीजंस, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी जो है रीजनिंग, ये सारा काम हो रहा है रेज करते हुए शक यानी डाउट को आरबीआई की क्लीन नोट की रीजनिंग पे, क्लीन नोट वाली पॉलिसी के लॉजिक पे। भाई हमारे पास 10-10 साल पुराने नोट रखे हुए हैं, आज भी घरों में आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम, तो कहाँ गया क्लीन नोट? फिर 2000 रुपये के नोट पे ये पॉलिसी क्यों लगाई आपने? तो मतलब आपके मन में कुछ और चल रहा है, ये आप जो कह रहे हो वो बात सच नहीं है। बिल्स की वर्ब है कंटिन्यू, बिल्स का मतलब होता है नोट, वर्ब है कंटिन्यू, विच की वर्ब है आर यूज्ड। और आगे बढ़े, कहानी समझ पा रहे हो ना पूरी? अब लास्ट है सेंटेंस का। कह रहा है जी अब ये देखना, बड़ी पावरफुल एंडिंग है ये। द आरबीआई रिटेन्स द राइट टू इशू और विड्रॉ करेंसी बिल्स एज इट डीम्स फिट फॉर द कॉन्डक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी मैंडेट। कह रहे हम आरबीआई को मानते हैं कि वो रिटेन करता है, आरबीआई रखता है उस हक को जो है इशू करने का या वापस खींचने का करेंसी बिल्स को, किसी भी नोट को, एज इट डीम्स फिट, जैसा ये डीम फिट करे, जैसा इसको सही लगे। डीम फिट करना मतलब किसी चीज़ को फिट कंसीडर करना, किसी चीज़ को सही मानना। कह रहे हैं आरबीआई के पास ताकत है, हम मानते हैं कि जो ये चाहे कर सकता है, जिस भी नोट को चाहे ला सकता है, किसी भी नोट को हटा सकता है। और क्यों? कॉन्डक्ट करवाने के लिए, चालन के लिए या निभाने के लिए अपनी पॉलिसी के मैंडेट को, अपनी सरकारी पॉलिसी का जो फरमान इसको मिला हुआ है, जो मैंडेट या जिम्मेदारी इसके ऊपर है, तो उसके लिए कोई भी नोट ये लाए ले जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे लेकिन बट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नाउ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लिप फ्लॉप्स डू लिटिल टू इन्हांस ट्रस्ट। कह रहे लेकिन जो कमी है ना पारदर्शिता की आज, ट्रांसपेरेंसी की नाउ, और जो
एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो सरकारी नीति के रिवर्सल हैं, सरकारी बिन पैंदे की जो नीति है थाली के बैंगन जैसी। कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये ना के बराबर ही करती हैं इन्हांस करने में हमारे इंटरेस्ट को। दे डू लिटिल टू इन्हांस आवर ट्रस्ट। और किस में? इन इट्स प्रॉमिस टू पे द बेरर द नोट्स वैल्यू। आरबीआई के उस वादे में जो है धारक को वचन दे करके उसकी करेंसी की जो वैल्यू है उसको चुकवाने का। आपको नोट पे दिखा हुआ मिलेगा ना, लिखा हुआ मिलेगा, मैं धारक को वचन देता हूँ 100 रुपया वापस करने का। तो ये है प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर मतलब वो आदमी जो बेयर कर रहा है, नोट को अपने हाथ में लेके चल रहा है। तो ये ट्रस्ट जो है ना, इस बात पे जो नोट के ऊपर हमने लिखी हुई है उसकी फेस वैल्यू का ये ट्रस्ट खराब कर रही है जो है सरकार की ये नीतियाँ। आई बात समझ में? थोड़ा पावरफुल मैसेज है लेकिन अच्छा मैसेज है। आरबीआई रिटेन्स द पावर, आरबीआई रिटेन्स द राइट। आरबीआई के पास पूरी पावर है। एज इट डीम्स फिट, जैसा ये सही माने, जैसा इसको उचित लगे। इन द कॉन्डक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी मैंडेट, पॉलिसी मैंडेट के कॉन्डक्ट में, सरकारी फरमान के चालन में। कह रहे लेकिन जो कमी है, जो लैक है, और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो रिवर्सल हैं, ये ना के बराबर ही इंटरेस्ट हमारा जो है, हमारा ट्रस्ट जो है इन्हांस करते हैं सरकार के उस नोट के प्रॉमिस पे, जो प्रॉमिस पे जो नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को वचन देता हूँ उसको 50, 100, 200, 500, 1000 या 2000 रुपये अदा करने का। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। लंबा हो गया आर्टिकल आज का, लेकिन इंटरेस्टिंग था और बहुत चीज़ें आपने सीखी होंगी। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या रीज़न आपको लगता है सबसे बड़ा रीज़न जिसमें कंज्यूमर्स और जिसमें शामिल हैं डेली वेज अर्नर्स भी, कि वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं 2000 रुपये के नोट को लेकर के, बावजूद इस नोट के आज भी लीगल टेंडर होने के, सरकार के हिसाब से चलन में होने के। अब क्या रीज़न है वो आपको खुद से देखना है, मैं हिंदी में बताऊंगा तो आप खुद ही रीज़न निकाल लोगे फिर, है ना। बता दूं भाई यार, इसका रीज़न ये है कि आरबीआई ने 2000 के नोट को यूज़ करने पे पाबंदी लगाई है, या फिर 2000 से छोटे नोट बाज़ार में बहुत कम है, अवेलेबल नहीं है, या फिर 2000 के नोट की वैल्यू ही कम हो गई है इस पूरी घटना के बाद, या फिर आरबीआई ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया है इसलिए लोग परेशान हैं, या फिर आरबीआई की अनाउंसमेंट से लोगों में रिलक्टेंस आ गई है, लोग तैयार ही नहीं है इस नोट को एक्सेप्ट करने में। क्या रीज़न आपको लगता है लोगों की परेशानी का? अब बहुत ईजी हो गया है, आंसर को निकालो। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर रखा है, वहाँ से मैच करो। सेकंड देखो, कह रहा है जी कौन सी चीज़ इंप्लाई करती है आरबीआई के डिसीजन को 2000 के बैंक नोट को विड्रॉ करने की? इनमें से कौन सी चीज़ है ना, पैसेज में क्या इंप्लाई होता है 2000 के नोट को जो है विड्रॉ करने के बारे में? पैसेज क्या आपको इम्प्लीकेशन देता है? पैसेज इम्प्लीकेशन देता है आरबीआई के मनमाने नेचर की और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की। पैसेज ये दिखाता है कि आरबीआई ने बहुत अच्छी असेसमेंट की है करेंसी के लाइफ स्पैन की। या पैसेज ये बताता है कि आरबीआई अपनी इस पॉलिसी को बड़े अच्छे से चलाता है, क्लीन नोट पॉलिसी को। या फिर आज पैसेज ये इंप्लाई करता है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में बड़ा ट्रांसपेरेंट और वेल डॉक्यूमेंटेड है। सही आंसर आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, मैच कर दो। तीसरे चौथे में 2 एरर्स मिलेंगी। ये एरर्स आपको मिल सकती हैं इस पोर्शन में, और एक सेकेंड ना, और इसके साथ साथ इस पोर्शन में ढूंढो और फर्स्ट कमेंट से मैच करो। पाँचवें छवें में भी 2 एरर्स हैं, उनको आपको सही करना है। फर्स्ट एरर आपको मिलेंगी यहाँ पे, और सेकंड एरर आपको मिलेंगी इस पोर्शन में। चलो, सातवें में पूछा है एक्सपीडिशियस का क्या सिनोनिम है, तो 1, 2 जो भी लिख दोगे आंसर बन जाएगा। एक्सपीडिशियस वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। आठवें पूछा है प्रिक्लूड का उल्टा क्या होता है, तो पहले इसका मीनिंग निकालो, फिर उल्टा वाला वर्ड ढूंढना है आपको, है ना, प्रिक्लूड का उल्टा। 9वें के अंदर आपसे पूछा है जी किसी चीज़ को रिवर्सल मारने का जो एक्ट है, आपकी पोजीशन या आपके एक्शंस में, हरकतों में यू टर्न मारने की जो कार्रवाई है, उसको 1 वर्ड की भाषा में क्या बोलते हैं? तो 5-6 वर्ड्स आपको करवाए थे, कोई भी 1 या 2 लिख दोगे आंसर बन जाएगा। बताना कमेंट्स में चेक करके आपको आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? 2 से 3 सेंटेंसेज में, 4 सेंटेंसेज में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। सबकी समरीज में पढ़ता हूँ और जिनमें कुछ वैल्यूबल फीडबैक होता है देने की कोशिश करता हूँ। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।